हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? मैं आदित्य प्रभाकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है गेट 90 प्लस सफलता का स्टेशन। और मैं पिछले दिनों से डिस्कस कर रहा हूं हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके हिस्ट्री से रिलेटेड पूछा जा सकता है। और मैं उसी के संबंधित मैं आपके लिए करा रहा हूँ चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। और फर्स्ट पार्ट्स में मैंने अबाउट द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के बारे में करवाया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में कराया, खिलाफत मूवमेंट के बारे में बताया। अब मैं बता रहा हूँ जो भी मूवमेंट था उसमें अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच क्या थी और कैसे इस मूवमेंट को एक साथ किया गया और भी क्या क्या हुए जिसके बाद हमारा भारत आज़ाद हो गया। तो आप अगर नए हैं मेरे चैनल पर, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लोगों तक पहुँचाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डिफरेंट सर्विंग स्ट्रेंथ विद इन द मूवमेंट, द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिकेम इन 1921। तो 1921 में क्या हुआ था? नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। वेरियस सोशल ग्रुप पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट, each within its own specific anticipation and all of the response in the Swaraj party but the mean to the different things of the different people। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ ना, अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच थी। जैसे मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो मूवमेंट स्टार्ट होने के बाद सबसे पहले मूवमेंट टाउन में मूवमेंट का असर अलग था, शहरों में मूवमेंट का असर अलग था। इसके अलावा गांव में मूवमेंट का असर अलग था, मूवमेंट किसी और तरीके से गांव में हो रही थी। ट्राइबल्स फॉरेस्ट में अलग टाइप का मूवमेंट थी और जहाँ पे प्लांटेशन जहाँ पे हो रहा था वहाँ पे मूवमेंट अलग टाइप की थी। जैसे टाउन की अगर मैं बात करूँ तो देखिए मूवमेंट स्प्रेड अमंग द मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटी। मिडिल क्लास जो थे वो ज़्यादातर पार्टिसिपेट किए हुए थे। थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट द गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल। बहुत सारे हजारों की संख्या में स्टूडेंट क्या किए? कॉलेज छोड़ दिए, स्कूल छोड़ दिए। हेडमास्टर टीचर्स रिजाइन कर दिए। समझ रहे बात को? इसके अलावा लॉयर्स अपने प्रैक्टिस को छोड़ दिए थे। इसके अलावा काउंसिल इलेक्शंस बायकॉटेड द मोस्ट ऑफ द प्रोविंस। मद्रास where justice party, the party of non-Brahmin, felt that entering the council was the way of gaining some power, sometime usually only Brahmin has to access to। इसके अलावा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उन्होंने इलेक्शन भी करना बंद कर दिया था। द इफेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इकोनॉमिक फ्रंट वेयर ड्रामेटिक, फॉरेन गुड्स वेयर बैकऑटेड। अब इनका क्या मकसद था? मेन मकसद था कि क्योंकि वो एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और इंग्लैंड को बेसिकली इंडिया में क्या करना था? इंडिया के गुड्स को ले जाके विदेशों में बेचना था, यानी इंडिया के मार्केट में भी वो कैप्चर करते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से वो लोग कॉटन ले जाते थे, ठीक है, इंग्लैंड ले जाते थे, वहाँ पे कपड़े को मैन्युफैक्चर करके वापस इंडिया में आके सेल किया जाता था। समझ रहे बात को? तो इंडिया का चीज वापस इंडिया में लाके उससे महंगे दामों पे बेचना, ये सीधा सीधी एक्सप्लॉयटेशन था और सीधा सीधी डबल प्रॉफिट में ब्रिटिश कंपनी जो थी यहाँ पे अपने बिजनेस को कर रही थी। तो इकोनॉमिकल डैमेज करना बहुत जरूरी था इंग्लैंड का। तो उन्होंने क्या किया? द फॉरेन गुड्स वर बायकॉटेड, लिकर सोप्ड, फॉरेन क्लॉथ वर बर्न इन अ बॉन फायर। जितने सारे कपड़े थे सबको जलाया गया। फॉरेन क्लॉथ, द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ हाफ 1921 टू 1922। मतलब जितना एक्सपोर्ट होता था पहले 1921 से पहले उससे कम, मतलब उससे आधा हो गया था। द वैल्यू ड्रॉपिंग ₹102 करोड़ टू 57 करोड़। मतलब 102 करोड़ का सेल था, 102 करोड़ का मार्केट वैल्यूएशन था कपड़े का इंडिया मार्केट में उस समय ब्रिटिशर्स का, और वो 102 करोड़ से कम हो गया, कितना हो गया? 57 करोड़। In the many places, merchants and traders refused to trade the foreign goods or finance foreign trades। और यहाँ पे जितने सारे मर्चेंट्स थे, जितने सारे दुकानदार थे, वो सारे के सारे लोग फॉरेन गुड्स को लेना ही बंद कर दिया, उनसे ट्रेड करना ही बंद कर दिया। समझ में आ रहा है? इंडियन टेक्सटाइल मिल्स हैंडलूम वेंट अप, और जितने सारे इंडियन टेक्सटाइल थे वो सब हो गया। एक कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है? एक होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब किसी जगह पे इंडस्ट्रीज अगर सेटअप हो जाती है तो धीरे धीरे करके वहाँ पे एक सिटीज, एक टाउन क्रिएट हो जाता है। पर अगर कोई एक अच्छा सा कोई फैक्ट्री अगर किसी जगह पे सेटअप हो जाता है तो वहाँ के लोकल फैक्ट्रीज पे इफेक्ट पड़ जाता है। जैसे ये जितने सारे कॉटन इंडस्ट्रीज थे वो तो थे वहाँ पे इंग्लैंड पर। वहाँ से जो कपड़े आने लगे तो कपड़े पॉलिस्टर्स के बनाए गए, तो अपने लोकल जितने कपड़े थे जो खादी के थे वो जल्दी खराब हो जाते थे, ड्यूरेबल कम थे, तो लोग उसको खरीदते थे, ठीक है। और क्योंकि खादी का प्रोडक्शन बहुत धीरे होता था, हैंड से ये बनते थे, तो उसके लिए भी वो टाइम टेकिंग थे। तो धीरे धीरे जितने सारे अपने छोटे छोटे उद्योग थे, जैसे बनारसी साड़ी का ले लें, बनारसी साड़ी का उद्योग था वो खत्म हो गया। मछलीपट्टनम था, मछलीपट्टनम डी इंडस्ट्रियलाइज्ड हो गया। मछलीपट्टनम का जो भी इंडस्ट्रियल एरिया था वो खत्म हो गया। तो समझे बात को? तो इंडियन टेक्सटाइल्स और हैंडलूम, जिसके कारण जो भी इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल एक समय पे खत्म हो गया था, वो वापस अब पीक पकड़ने लगा और लोग खादी की तरफ बढ़ने लगे महात्मा गांधी के अर्ज से। बट द मूवमेंट ऑफ द सिटीज जनरली स्लो डाउन इन अ वेराइटी ऑफ द रीजन। पर सिटीज में जितने सारे मूवमेंट हुए वो धीरे धीरे स्लो डाउन हुए।
अब कारण क्या था, जो खादी क्लॉथ था ना बेटा, खादी क्लॉथ जो था वो अपने हाथों से बनाया जाता था, जिसकी वजह से उसका लेबर कॉस्ट बढ़ जाता था और खादी का क्लॉथ जो था वो ज़्यादा एक्सपेंसिव था। साथ ही साथ वो गरीब लोग उसको एफर्ट नहीं कर पाते थे। इसके अलावा वो कम ड्यूरेबल था। समझ गए बात को। फिर सो स्टूडेंट एंड टीचर बिकेन ट्रिकलिंग बैकिंग द गवर्नमेंट स्कूल एंड लॉयर्स। अब क्या हुआ, फिर धीरे 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 करके और स्कूल्स के टीचर्स भी स्कूल आने लगे, लॉयर भी अपना प्रैक्टिस करने लगे। अब फिर क्या हुआ, कंट्री साइड में क्या हुआ, फ्रॉम द सिटीज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्प्रेड इन द कंट्री साइड ड्रॉन फोल्ड ऑफ द स्ट्रगल पीजेंट एंड द ट्राइबल्स। कंट्री साइड में दो तरीके से लड़ा गया था, एक पीजेंट लड़ रहे थे, एक ट्राइबल्स लड़ रहे थे, और दोनों स्ट्रगल कर रहे थे, पर दोनों अलग अलग ढंग से कर रहे थे। समझे बात को। अब जो पीजेंट्स थे, जो गांव देहातों में जो लोग थे, वो तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे। क्यों लड़ाई कर रहे थे? क्योंकि वो लोग बेकार करवाते थे। बेगार का मतलब समझ जाइए, हम लोग अगर आप लोग अगर उत्तर प्रदेश तरफ से या बिहार से बिलोंग करते तो बेगारी करके शब्द सुने होंगे। बेगारी का मतलब होता है वर्क विदाउट पे। तो वहाँ पे कुछ लोगों को पकड़ के क्या करवाते थे, वहाँ के लैंडलॉर्ड्स जितने थे वो सब उनसे काम कराते थे, उनके बदले उनको पैसा भी नहीं दिया जाता था। समझे बात को। तो उनके पास ना सिक्योरिटी थी ना कुछ थी, जिसके वजह से वो लोग क्या हुए, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट होते थे। फिर जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू बिगन टू गो द विलेज अराउंड द अवध। अवध कौन सा एरिया, अभी का जो लखनऊ का जो एरिया है, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, ये सब जितने एरिया आ जाते हैं ये सब अवध में आते हैं। तो वहाँ पे जाके जवाहरलाल नेहरू वहाँ के किसानों से देखते थे, किसानों की स्थिति को जांचें और उनके क्या ग्रीवांसेस थे उनको उन्होंने जाना, और उन्होंने अवध किसान सभा का सेटअप किया था जवाहरलाल नेहरू ने। किसके साथ? बाबा रामचंद्र एंड किसी और के साथ। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा। जो भी डेट्स आ रहे हैं उसको निश्चित देखिएगा। और उसके बाद और यहाँ तक कि एक महीने में 300 ब्रांचेज उन्होंने सेटअप कर दिया था और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को चला रहा था। पर फिर क्या हुआ, फिर हुआ ये बेटा कि मूवमेंट थोड़ा सा क्या हुआ, जैसे वायलेंट हो गया। जो महात्मा गांधी थे वो वायलेंट नहीं चाहते थे, पर मूवमेंट जो था वो क्या हो गया, वो वायलेंट हो गया। तालुकदार और मर्चेंट्स अटैक कर दिए थे, बाजार को लूट लिए थे और बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। ग्रेन की जो भी बोरियां थी उनको लूट ली गई थी। समझ में आ रहा है। तो ये सब चीज़ें हुई थी। तो इन सब चीज़ों पे हमको ध्यान देना है कि क्या क्या हुआ था। और फिर अब आगे जाते हैं पीजेंट्स भी लग रहा था, पीजेंट्स भी लड़ाई कर रहे थे। इस पीजेंट्स में एक इंपॉर्टेंट चीज़ आता है, जैसे कहाँ गया, अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? एक ट्राइबल्स के लीडर थे जो ट्राइबल्स के हक के लिए लड़ते थे। अब क्या होता था, जब ऑक्स फॉरेस्ट जो था, एक फॉरेस्ट था OAX ऑक्स फॉरेस्ट। अब ऑक्स फॉरेस्ट जो था इंग्लैंड में, वहाँ पे टिम्बर्स का मतलब होता है जो क्या कहते हैं, लकड़ियाँ जो थी वो खत्म होने लगी थी। तो फिर इंडिया एक ह्यूज फॉरेस्ट लैंड भी था ना, तो यहाँ के टिम्बर्स का यूज उन्होंने करने लगा। अब देखते थे कि यहाँ पे लोग रहते हैं तो उसको बेधड़का यूज कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ट्राइबल्स लोग क्या करते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। अब ट्राइबल्स क्योंकि शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, उनको मतलब गुलाम बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, क्योंकि वो एक जगह नहीं रहते थे। तो उन्होंने सबसे पहले तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को बंद करवा दिया। ये चोचला डाला उन्होंने कि चलो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर से क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है, विच लीड टू पॉल्यूशन एंड अदर्स थिंग। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हटा के वो एक जगह पे लाना चाहते थे ताकि वो उन पे गुलामी अपना करवा सके, मतलब अपने आप को रूल कर सके। पर ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं हुआ। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे चीज़ों पे लगाम लगाया। आप वहाँ पे जाके कुछ बिन नहीं सकती हैं, वहाँ से लकड़ियाँ नहीं ला सकती, आप वहाँ पे काट नहीं सकते। कुल मिला के जितने ट्राइबल्स लोग को परेशान किए और धीरे धीरे करके वो हुआ। फिर ये भी जो था नॉन वायलेंस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे राजू, पर फिर भी उनको पकड़ लिया गया और गोडेम रिबल्स अटैक हुआ पुलिस स्टेशन, और एक पुलिस वाला भी उसमें मारा गया। ये वाला बहुत याद रखिएगा, गुडेन रिबल्स अटैक। ठीक है। अब ये क्या हुआ, राजू कैप्चर हुआ कब? 1924 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लीजिएगा। स्वराज प्लांटेशन में क्या हुआ, वर्कर हैड, जो भी वर्कर्स थे, जितने सारे वर्कर्स थे, वर्कर हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी नेशन ऑफ स्वराज प्लांटेशन वर्कर थे। असम में फ्रीडम्स दैट माइट बी टू रिलीजन कॉन्फ्लिक्ट इन द स्पेस ऑफ द इनक्लोज टू मेन द लिंक ऑफ द विलेज। अब असम में जितने प्लांटेशन वर्कर थे, अब क्या था ना, इनके जितने सारे प्लांटेशन वर्कर्स थे, फॉर एग्जांपल अगर जो टी कॉफी उगाते, टी के लिए जो काम करते थे, उनका जीवन बहुत ही दयनीय था। मतलब अभी भी आप कहीं असम में जाओगे तो आप जाके टी प्लांटेशन वाले एरिया में जाओगे तो वहाँ पे देखोगे कि वर्कर्स की हालत बहुत खराब रहती है, क्योंकि टी फील्ड में काम करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। ठीक है। इन द एक्ट ऑफ 1859 प्लांटेशन वर्कर्स आर नॉट परमिटेड टू लीव
टी गार्डन विदाउट द परमिशन। और 1859 में ये एक्ट पास आउट हुआ था कि टी गार्डन में जो भी है, टी गार्डन में रियरली बिकम द परमिशन, मतलब बिना परमिशन के आप टी गार्डन को छोड़ नहीं सकते थे। दे वर हर्ड दैट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ थाउजेंड ऑफ वर्कर्स वर डिफाइंड टू अथॉरिटी लेफ्ट द प्लांटेशन टू हेडेड द होम। और उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू कर दिया था, जिसमें हजारों हजार की संख्या में जो भी वर्कर्स थे वो प्लांटेशन को छोड़कर वापस आ जाते थे। दे बिलीव दैट गांधी जी राज वॉज कमिंग एंड एवरी वुड बी गिवन लैंड इन देयर ओन विलेज। दे हाउएवर नेवर रीच टू देयर डेस्टिनेशन, स्टार्टेड ऑन द वे टू द रेलवे, स्ट्रीम द स्ट्राइक एंड कॉट बाय द पुलिस एंड ब्रूटली बीटन अप। अब उनको लग रहा था कि महात्मा गांधी का राज आएगा, और महात्मा गांधी का जब राज आ जाएगा उनको सबको अपने अपने गांव में कुछ ज़मीन मिलेगी, पर वो अभी सपना पूरा नहीं हुआ, उल्टा वो पिटा गए, उनको बड़ी बुरी तरीके से मारा गया। द विजन ऑफ द मूवमेंट वाज नॉट डिफाइंड बाय द कांग्रेस प्रोग्राम द स्वराज भारत गांधी जी, येट द गांधी जी ट्राइबल्स चैंटेड गांधी जी नेम्स एंड राइज द स्लोगन ऑफ स्वराज भारत। दे वर ऑल्सो इमोशनल रिलेटिंग द ऑल द इंडिया ऑल एग्रेशंस दे एक्ट इन द फॉर्म ऑफ, चलो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है तो वाज द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। अब यहाँ पे आए, अब गांधी जी को लगा कि भाई ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो हो रहा है वो धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, धीरे धीरे उग्र होते जा रहा है। लोग जगह जगह पे पुलिस स्टेशन जला दे रहे हैं, बाजारों में लूट ले रहे हैं, इसके अलावा ऑफिसर्स जो थे ऑफिसर्स को मार दे रहे हैं, समझ रहे बात को। तो ये सब चीज़ें हो रही थी। अब महात्मा गांधी को लगा कि भाई सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट जो है उसको चालू करना चाहिए। और कैसे चालू करना चाहिए, सबसे पहले एक मूवमेंट का फ्रेमवर्क तैयार करेंगे। फ्रेमवर्क तैयार करने के बाद उनको ट्रेनिंग देंगे जो भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं पार्टिसिपेंट्स को। तो फरवरी 1922 महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विदड्रॉ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को खत्म कर दिया गया 1922। डेट्स एकदम याद रखना है। He felt that the movement was turning violent in many places. जैसे मैंने आपको बताया था, कांग्रेस लीडर्स has been tried to mass struggle and wanted to participate the election in provisional council and had to be set up the government act 1919. अब कांग्रेस पार्टी जो थी वो क्या सेटअप करना चाहती थी, वो अपने आप को प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाना चाहिए। प्रोविजनल गवर्नमेंट क्या था, तो एक मेन गवर्नमेंट होता और उसके अंदर प्रोविजनल गवर्नमेंट होता, मतलब स्टेट गवर्नमेंट होता। पर ये सिर्फ किसके लिए था, मतलब ये कौन इसको चाहते थे, ये बेसिकली मोतीलाल नेहरू जो थे वो चाहते थे कि एक स्वराज पार्टी बनाया जाए। पर उनके अगेंस्ट में थे कौन, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। विचारधारा की लड़ाई थी। तो कांग्रेस दो भागों में डिवाइडेड, इनफैक्ट कहा 3 भागों में डिवाइडेड थी। 3 भागों में कांग्रेस डिवाइडेड थी। अब किस 3 भागों में है वो आगे आप जानेंगे। तो क्या था, CR दास, मोतीलाल नेहरू, स्वराज पार्टी विद इन द अर्ज टू रिटर्न द काउंसिल, बट यंगर लीडर जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस पासेस द रेडिकल अगेंस्ट द फुल इंडिपेंडेंस। ये लोग तो थोड़ा बहुत पार्टिसिपेशन चाहते थे गवर्नमेंट में, पर सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू को 100% आज़ादी चाहिए थी, पूर्ण स्वराज चाहिए थी। द सिचुएशन ऑफ इंटरनल डिबेट्स एंड डिस्कशन ऑफ द 2 फैक्टर अगेंस्ट द सेम, तो ये सब ऑलरेडी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये पढ़ना चलना है कि साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन कब आया, तो साइमन कमीशन का डेट आपको याद रखना होगा। इसके अलावा साइमन कमीशन क्यों आया, तो साइमन कमीशन इसलिए इंडिया में आया ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशन जो फॉर्म हुआ था अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट इंडिया पे उन सब चीज़ों को लागू कर पा रही है कि नहीं कर पा रही, इंडियन लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट से खुश हैं कि नहीं हैं। पर सबसे बड़ी दिक्कत थी कि साइमन कमीशन में कोई भी इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, जिसकी वजह से साइमन कमीशन का बहुत ही ज़्यादा विरोध हुआ। द साइमन कमीशन अराइव इन इंडिया इन 1928 में आया, इसको याद रखिए। उसके बाद उनको स्लोगन दिया गया, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। ऑल द पार्टीज इंक्लूडिंग कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, जितनी सारी पार्टी थी, इसके साथ साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक साथ में पार्टिसिपेट की कि इनको वापस भेजा जाए। इन द एफर्ट विन देम ओवर, द वाइसरॉय लॉर्ड इरविन announced the October 92 the words offers of dominion status for India was unspecified futures of round table conference discuss a future constitution. They did not satisfy Congress leader. The radical within the Congress lead by जवाहरलाल नेहरू। अब यहाँ पे आया रेडिकल, तो कांग्रेस का एक पार्ट था रेडिकल, मतलब रेडिकल जो था एकदम चाहिए था उनको आज़ादी, समझे, जिसके लीडर थे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। बिकम द मोर assertive. Liberals or moderates who were promising the constitutional systems framework of British domination gradually lost their influence. अब यहाँ पे 2 लोग थे, एक थे लिबरल और मॉडरेट्स, मतलब उतने कोई कारगर नहीं थे। सबसे कारगर ये रहे हैं रेडिकल की वजह से ही भारत आज आज़ाद हुआ। तो लिबरल और मॉडरेट को लगा चलो ठीक है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर ही काम कर लेंगे, कम से कम कुछ तो पार्टी में हम लोग को मिलेगा। पर रेडिकल को चाहिए था पूर्ण
स्वराज। एकदम 100% आज़ादी चाहिए थी। किसको चाहिए थी? रेडिकल को चाहिए थी। ठीक है। बट सो महात्मा गांधी हैज़ फाइंड टू रिलेट द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ द फ्रीडम मोर देन कंसंट्रेशन एवरीडे। चलो छोड़ो। इसके बाद आपको आता है सॉल्ट मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। सॉल्ट मार्च को दांडी मार्च भी कहते हैं। दांडी मार्च क्यों कहते थे कि साबरमती से वो दांडी गए थे। दांडी एक समुद्री तट है जहाँ पे वहाँ पे जाके समुद्र का पानी रोक के नमक बनाया गया था। क्यों नमक बनाया गया था वो आगे जानेंगे। क्योंकि नमक के ऊपर टैक्स लगा दिया गया था। अब नमक के ऊपर, नमक समझ से इनिशियल इंग्रेडिएंट है इंडियंस के लिए, और नमक पे टैक्स मतलब समझ रहे हैं आप कितना बड़ा पाप का काम हो रहा है। Mahatma Gandhi found a salt powerful symbols to unite the nation in 13 January 1930. He sent a letter to Viceroy Irving setting the 11th Diwan. Some of them were general instructions, industrialization, peasants. The idea of making Diwan the wide-ranging of all the classes of Indian society to identify within the dam and to unite the campaign. The most of the string the demands were limited to salt law. Salt law को भी खत्म करने के लिए उन्होंने बोला। तो 11 मार्च को उन्होंने दांडी मार्च शुरू किया और 240 माइल्स चले। ठीक है। इन साबरमती टू द गुजरात कोस्टल टाउन दांडी। वॉलंटियर वॉक 24 days अबाउट 10 miles अ डे। 24 दिन तक वो 10 माइल्स, मतलब हर दिन वो 10 माइल चलते थे। 240 माइल्स का दूरी था। तो 24 दिन में वो लोग दांडी पहुँचे और वहाँ पे जाके ऑन 6 अप्रैल ही रीच दांडी। 6 अप्रैल को चला, मतलब 11 मार्च से शुरू था और 6 अप्रैल को वो दांडी जाके पहुँचे और उन्होंने सॉल्ट को तोड़ दिया। अब आपको लग रहा होगा ये सब क्या कर रहे हैं, बहुत आसान। पर आप सोचिए, मार्च के महीने और अप्रैल के महीने बहुत गर्मी होती है बेटा। 10-10 माइल चलना किसी के लिए इम्पॉसिबल काम है, पर वो लोग चल रहे थे। किसके लिए चल रहे थे? हम लोग के लिए, अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए, ताकि हम लोग आज़ादी से बोल सकें। आज उन्हीं का देन है कि हम इतने आज़ादी से बोल सकते हैं। दिस मार्क द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। और यही जो था दांडी मार्च ही देन था जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट हुआ। 21-22 but the break the colonial law. Thousands of the peoples of the country broke the salt law. Manufacture salt, demonstrate the front of the government salt factory. The movement spread. The foreign cloths were boycotted. Liquor shop were picketed. Peasant refused to pay the revenue of Chaudhary tax and the other things happened here. And the government began to arresting the Congress leader one by one. अब देखने लगे कि धीरे धीरे सॉल्ट लॉ जैसे ही ब्रेक हुआ, लोगों के अंदर उत्साह बढ़ गया। उन्होंने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट चालू कर दिया। और जब सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट उन्होंने चालू कर दिया, उसके बाद मतलब वो लोग हर जगह नमक बनाने लगे फैक्ट्री के सामने। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, कांग्रेस लीडर को एक बाय एक कैप्चर करने लगा। दिस लीड टू अ वायलेंट क्लैश इन मेनी प्लेसेस। अब ये कारण था कि बहुत सारे जगह पे वायलेंट क्लैश हो गया। अब्दुल गाफर खान डिपोर्टेड डिसिपल्स और महात्मा गांधी अरेस्टेड इन 1930। एंग्री क्राउड डेमोन्स्ट्रेटेड इन द पेशावर फेसिंग armored car and police firing. Many people were killed. A month later, when Mahatma Gandhi himself was arrested, industrial worker of सोलापुर attacked the police post. ठीक है, मतलब ये सब चीज़ें हो रही थी। कभी महात्मा गांधी को अरेस्ट कर दिया तो सोलापुर के पुलिस पोस्ट पे अटैक हो गया, पेशावर पे कार्स पे अटैक हो गया, उसमें बहुत सारे लोग मरे। म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स, लॉ कोर्ट, रेलवे स्टेशन पे अटैक किया गया। ठीक है, पीसफुल सत्याग्रह अटैक, 1000 of people were beaten, about 1 lakh people 1 lakh people were arrested। मतलब 1 लाख लोगों को पकड़ा गया था। 1 लाख लोग, सोचिए। इन द सिचुएशन महात्मा गांधी अगेन डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट। अब ये सब सिचुएशन वो देख रहे थे तो फिर से मूवमेंट को रोक दिया गया। महात्मा गांधी बहुत चालाक इंसान थे। जब भी वो देखते थे कि मूवमेंट अब उग्र हो रहा है, चुपचाप लगा दो। समझ गए बात को? तो एंटर द पीस यूरिन ऑन द 5th March 1931 by Gandhi respect. Gandhi participated in the round table conference. Round table conference London government were agreed to release the political prisoner. राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ब्रिटिशर्स जो थे वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को आज़ाद करने के लिए तैयार हो गए। इन December 13 गांधी जी वेंट टू द लंदन फॉर द कॉन्फ्रेंस बट नेगोशिएशन ब्रोक डाउन एंड ही रिटर्न डिसअपॉइंटेड। मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन गए, पर क्या हुआ, वो डिसअपॉइंटमेंट के साथ वो वापस आए। बैक इन इंडिया डिस्कवर द गवर्नमेंट टू बिगन न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन। Ghaffar Khan and Jawaharlal Nehru both in jail. Congress had to declare the illegally, and series of measures were imposed in the peasant meeting demonstrated the boycotts. With the great emphasis, Mahatma Gandhi relaunched civil disobedience movement for a year, and movement were continued. But in 34 it lost its momentum. और 1934 में वो अपना मोमेंटम चालू कर दिया। कुल मिलाकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। महात्मा गांधी गया, डिसअपॉइंटमेंट के साथ आ गए। कांग्रेस को इलीगल पार्टी बना दिया गया। महात्मा गांधी ने फिर से शुरू किया था सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, पर 1934 में वो क्या हुआ, कम हो गया। अब क्यों कम हुआ, क्या हुआ, ये सब चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट क्लास जब मुझे फ्री समय मिलता है तो मैं आपको कराऊंगा।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें यार, आपका सपोर्ट की बहुत ज़रूरी है। लोग मतलब चाह रहे थे कि थोड़ा सा इसको बना दूं, मैं भी देखना चाह रहा था कि SST कैसे पढ़ाया जाता है। खैर SST बहुत ही इंटरेस्टिंग सा विषय है और बेसिकली हिस्ट्री को समझने के लिए आपको अभी के समय के साथ रिलेट करना होगा चीज़ों को। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं हिस्ट्री, अगर इसके बिना आप अपना फ्यूचर नहीं डिसाइड कर सकते कि कैसे क्या हुआ था। तो ये सब चीज़ें हैं। थर्ड पार्ट आएगा तो उम्मीद करता हूँ कि थर्ड पार्ट में मैं आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।